नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम समझेंगे 12th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में पूरा चैप्टर कवर किया गया है और एक एक पॉइंट को बारीकी से और अच्छी तरीके से समझाया गया है। इसलिए कृपया करके वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। विजयनगर साम्राज्य। दोस्तों, पहले हम समझते हैं कि विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। दोस्तों, विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है विजय का नगर, यानी जीत का शहर। विजयनगर दक्षिण भारत में फैला एक विशाल हिंदू साम्राज्य था। भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, कर्नाटक से तमिलनाडु तक का, इस हिस्से में विजयनगर साम्राज्य स्थित था। ये 1336 से 1565 तक अस्तित्व में। जो हमारा विजयनगर साम्राज्य है, ये 1336 में इसकी स्थापना हुई थी और 1565 में तालीकोटा के युद्ध के बाद इस साम्राज्य का अंत हो गया। ये साम्राज्य अब अस्तित्व में नहीं है। दोस्तों, इस साम्राज्य की राजधानी का नाम हम्पी था, इसलिए इसे हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि विजयनगर की स्थापना कैसे हुई। दोस्तों, इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि उस समय दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इन दो भाइयों को दक्षिण पर कब्जा करने के लिए भेजा था और अपनी तरफ से शासन करने के लिए दक्षिण में इन दोनों भाइयों को भेजा था और इन्होंने यहाँ आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। ये साम्राज्य कृष्णा नदी से लेकर सुदूर दक्षिण तक फैला था, तमिलनाडु तक फैला। इसके पड़ोसी राज्य देखते हैं। दोस्तों, इस साम्राज्य के उत्तर में दक्खन के सुल्तानों का शासन था। इन शासकों को अशपति कहा जाता था। दोस्तों, विजयनगर के उत्तर में दक्खन के सुल्तानों का शासन था। इन शासकों को अशपति कहा जाता था क्योंकि इनके पास बड़ी संख्या में घोड़े होते थे। इन्हें बहामनी सल्तनत के नाम से भी जाना जाता है। आज के महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से में बहामनी साम्राज्य उस समय स्थित था। इस साम्राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से में, यानी वर्तमान के उड़ीसा वाले क्षेत्र में, गजपति शासक शासन किया करते थे। इन्हें गजपति इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनके पास बहुत सारे हाथी हुआ करते। इन सभी शासकों के साथ, दोस्तों, अगर इन सभी शासकों के विजयनगर साम्राज्य के साथ अगर रिश्ते देखें तो इनके साथ विजयनगर साम्राज्य के रिश्ते अच्छे नहीं थे। इन सभी शासकों के साथ विजयनगर का संघर्ष चलता रहता था। ये संघर्ष क्यों होता था? दोस्तों, ये संघर्ष उपजाऊ नदी एवं विदेशी व्यापार से उत्पन्न जो संपदा होती है उन पर अधिकार करने के लिए किया जाता था। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य में उस समय प्राकृतिक बंदरगाह थे जो विदेशों के लिए व्यापार करने के लिए बहुत ज्यादा सुगम थे। फारस है ना, आज का ईरान, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देश, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन देशों के साथ व्यापार करने के लिए विजयनगर साम्राज्य के बंदरगाह बहुत ज्यादा सुगम थे, जिस कारण विजयनगर पर आक्रमण होते रहते थे इन बंदरगाहों पर कब्जा करने के लिए और तुंगभद्रा नदी के आसपास वाले क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए, उपजाऊ मैदान पर कब्जा करने के लिए इस क्षेत्र पर हमेशा आक्रमण होते रहते थे। विजयनगर की खोज। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि विजयनगर की खोज कैसे हुई। दोस्तों, विजयनगर की खोज में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई है वो कर्नल कोलिन मैकेंजी ने निभाई है। दोस्तों, कर्नल कोलिन मैकेंजी एक इतिहासकार एवं मानचित्रकार थे और ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। इन्होंने विजयनगर के बारे में जानने के लिए विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के पूजा स्थलों से, जो वहां पर जो पंडित वगैरह बैठते हैं, जो पुरोहित वगैरह बैठते हैं, उनसे बातचीत करी और उनकी स्मृतियों में जो भी बातें थी
जो भी उन्हें याद था विजयनगर के बारे में, उनसे वो जानकारी हासिल करी। और इन सभी जानकारी के आधार पर मैकेंजी ने यहाँ का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार कर दिया, यहाँ का नक्शा बनाया। और 1826 में अभिलेखकर्ताओं ने इस क्षेत्र के कई सारे मंदिरों से अनेक अभिलेख इकट्ठा करे। तो दोस्तों अभिलेख क्या होता है? पत्थरों पर खोद खोद के जो लिखा जाता है उसे अभिलेख कहते हैं। तो उन सभी पत्थरों को, उन सभी अभिलेखों को 1826 में कई सारे यहाँ के मंदिरों से इकट्ठे किए गए। यहाँ पर कई सारे मंदिर थे, हजारा राम मंदिर, पंपा देवी मंदिर, है ना, कई सारे यहाँ पर मंदिर थे। इन मंदिरों से कई सारे अभिलेख इकट्ठे किए गए और जिनका अध्ययन किया गया। और विजयनगर के बारे में इनसे जो भी जानकारी मिली, उनके आधार पर इसके इतिहास की रचना की गई। और इसके अलावा दोस्तों 1856 में यहाँ के भवनों के चित्र इकट्ठे करने आरंभ किए। यहाँ पर जो घर वगैरह बने हुए थे उनके चित्र वगैरह इकट्ठे किए गए। उनके जो टूटे फूटे घरों के अवशेष थे उनके चित्र वगैरह बनाए गए, उनके चित्रों का अध्ययन किया गया। और उन अध्ययन के आधार पर यहाँ पर भवन वगैरह कैसे थे उनकी पूरी डिटेल, पूरा इतिहास यहाँ का तैयार किया गया। और दोस्तों इन चित्रों के आधार पर ही शोधकर्ताओं को ये पता चला कि यहाँ के जो महल वगैरह बने होंगे वे कितने प्रसिद्ध और कितने विशाल बने होंगे। और दोस्तों इसके अलावा इतिहासकारों ने विजयनगर के इतिहास को समझने के लिए विदेशी यात्राओं के वृत्तांत एवं तमिल, कन्नड़ और संस्कृत में लिखे गए साहित्यों का भी सहारा लिया है। दोस्तों जो विदेशी यात्री थे उनमें जो प्रमुख थे निकोली कोंटे। इन्होंने विजयनगर का वर्णन करने के लिए एक किताब लिखी थी, उसका अध्ययन किया गया और उससे भी हमें विजयनगर के बारे में पता चला। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ था वो अब्दुल रज्जाक का है, जो फारस का था। इन्होंने विजयनगर का जो यात्रा वृत्तांत लिखा है उससे भी हमें विजयनगर के बारे में जानकारी पता चलती। इसके अलावा डोमिंगो पायस जो पुर्तगाल का था, इन्होंने कृष्णदेव राय का जो समय था, जो शासनकाल था, उसका वर्णन करा है। उससे भी हमें विजयनगर के बारे में पता चलता है। इसके अलावा फार्नो नूनीज जो पुर्तगाल का था, इन्होंने विजयनगर का इतिहास लिखा है, पूरा संपूर्ण इतिहास लिखा है। उससे भी हमें विजयनगर के बारे में पता चलता है। इसके अलावा दोस्तों तेलुगु और कन्नड़ ग्रंथ भी थे। इनमें महत्वपूर्ण था अमुक्त मल्यद जो स्वयं कृष्णदेव राय द्वारा लिखी गई थी। विजयनगर के सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय द्वारा एक किताब लिखी गई थी अमुक्त मल्यद। इस किताब के द्वारा भी हमें विजयनगर के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा राजशेखर, विलास वीर सेव, है ना, कई सारे जो ग्रंथ थे, इन ग्रंथों की सहायता से हमने विजयनगर के बारे में जानकारी इकट्ठी की है। दोस्तों कर्नल कॉलिन मैकेंजी के बारे में समझते हैं। दोस्तों मैकेंजी का जन्म 1754 ईस्वी में हुआ था। ये इतिहासकार, मानचित्रकार और सर्वेक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। ये इतिहासकार भी थे, मानचित्रकार जो नक्शे वगैरह बनाते हैं, इतिहासकार जो पुरानी, है ना, इतिहास वगैरह के वो अध्ययन वगैरह करते हैं, और सर्वेक्षक जो मापन वगैरह करते हैं, नक्शे वगैरह तैयार करते हैं ना। ये सर्वेक्षक भी थे, इतिहासकार थे और मानचित्रकार भी थे। दोस्तों कर्नल कॉलिन मैकेंजी को 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया था। सर्वेयर जनरल होता है सभी सर्वेक्षक जो होते हैं उनका मुखिया, उनका लीडर, इन्हें बनाया गया था 1815 में। और ये 1821 तक इसी पद पर बने रहे थे और 1821 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और अपनी मृत्यु तक ये भारत के सर्वेयर जनरल बने रहे थे। दोस्तों अब हम समझते हैं कि विजयनगर में किन किन वंशों के द्वारा शासन किया गया था। विजयनगर में कौन कौन से वंश आए जिनके द्वारा विजयनगर में शासन हुआ था। तो दोस्तों पहले हम समझते हैं कि विजयनगर में जो शासक हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, वो अपने आप को राय कहा करते थे। विजयनगर के जो सेना प्रमुख होते थे उन्हें नायक कहा जाता था, है ना, इतना याद रखना दोस्तों। अब दोस्तों समझते हैं किन किन वंशों ने यहाँ पर शासन किया था। पहला वंश था संगम वंश। दोस्तों जैसा कि हमने पढ़ा है कि विजयनगर की स्थापना दो भाइयों ने की थी, हरिहर और बुक्का। इन्होंने 1336 में विजयनगर की स्थापना की थी। जो हरिहर बुक्का थे उनके पिता का नाम संगम था
और इन्हीं के नाम पर इन्होंने अपने वंश का नाम संगम रखा। इसके प्रथम शासक थे हरिहर और बुक्का। इन्होंने 1336 में विजयनगर की स्थापना की थी। इनके पिता का नाम संगम था और इन्होंने अपने पिता के नाम पर इस वंश का नाम संगम वंश रखा। इस तरह विजयनगर में सबसे पहले संगम वंश का शासन आया। और दोस्तों, संगम वंश का जो अंतिम राजा था, अंतिम जो शासक था, उसका नाम था विरूपाक्ष द्वितीय। और दोस्तों, अब हम समझते हैं सुलभ वंश। दोस्तों, सुलभ लोग सैनिक कमांडर थे। जब संगम वंश का विजयनगर पर शासन था, उस समय सुलभ लोग सैनिक कमांडर हुआ करते थे। संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को सुलभ लोगों ने हरा दिया और सुलभ वंश की स्थापना करी। दोस्तों, सुलभ वंश की स्थापना नरसिंह ने की थी। सुलभ वंश के प्रथम शासक भी नरसिंह ही थे। और दोस्तों, सुलभ वंश के बाद आया तुलुप वंश। दोस्तों, तुलुप वंश के प्रथम शासक वीर नरसिंह थे। इन्होंने सुलभ वंश के अंतिम शासक को हराकर तुलुप वंश की स्थापना करी। तो दोस्तों, तुलुप वंश में ही कृष्णदेव राय राजा बने थे और इन्हें विजयनगर का सबसे प्रतापी राजा माना गया था। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। तुलुप वंश के जो अंतिम राजा थे, उनका नाम था सदाशिव। और दोस्तों, इसके बाद आया अरविंदु वंश। दोस्तों, अरविंदु वंश की स्थापना तिरुमल द्वारा की गई थी। तुलुप वंश के आखिरी शासक को हराकर अरविंदु वंश की स्थापना तिरुमल ने की थी, है ना। आखिरी शासक कौन था तुलुप वंश का? सदाशिव। सदाशिव को हराकर तिरुमल ने किसकी स्थापना करी? अरविंदु वंश की। और अरविंदु वंश के जो आखिरी शासक थे वो श्रीरंग थे। इस प्रकार से 4 वंशों ने विजयनगर पर शासन किया। दोस्तों, अब हम समझते हैं विजयनगर के प्रतापी शासक कृष्णदेव राय के बारे में। दोस्तों, कृष्णदेव राय 1509 में विजयनगर के शासक बने थे, विजयनगर के राजा बने थे, है ना। इस दौर को विजयनगर का सबसे समृद्ध एवं खुशहाली वाला दौर माना जाता है, क्योंकि ये सबसे प्रतापी और सबसे अच्छे राजा बने थे। कृष्णदेव राय ने विजयनगर की शासन व्यवस्था को मजबूत बनाया और कई प्रभावशाली क्षेत्रों को जीतकर विजयनगर में शामिल कर दिया था। इन्होंने विजयनगर का विस्तार भी किया था। दोस्तों, 1512 में रायचूर और दोआब, जो तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र था रायचूर वाला, उसे 1512 में इन्होंने विजयनगर में शामिल कर लिया था। और 1514 में उड़ीसा के शासकों को हराया इन्होंने और उन्हें भी विजयनगर में शामिल कर लिया। 1520 में बीजापुर के सुल्तान को भी बुरी तरह से इन्होंने पराजित करा और विजयनगर में शामिल कर लिया। दोस्तों, कृष्णदेव राय के दौर में राज्य सदैव युद्ध के लिए तैयार रहा। और दोस्तों, इसके बावजूद भी इनका शासनकाल शांति और खुशहाली का शासनकाल भी माना जाता है। दोस्तों, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज यानी पूरे आंध्र के राजा की उपाधि भी दी गई थी। दोस्तों, इसके अलावा कृष्णदेव राय एक महान योद्धा होने के साथ साथ भी कला और साहित्य में भी अपनी रुचि रखते थे। ये प्रतापी राजा तो थे ही, इसके अलावा ये अच्छे लेखक भी थे। इन्होंने मुख्य रूप से 2 पुस्तकों की रचना की है। पहली अमुक्त मल्यद, जो तेलुगु भाषा में लिखी गई है। दूसरी जामवंती कल्याण, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। जिससे हमें पता चलता है इन्हें कई भाषाओं का भी ज्ञान था। और दोस्तों, इसके अलावा कई बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण भी कृष्णदेव राय के द्वारा कराया गया था। और दोस्तों, इन बड़े बड़े मंदिरों में जो प्रवेश द्वार होते हैं, जो गोपुरम होते हैं, इन गोपुरम को लगवाने का श्रेय भी कृष्णदेव राय को ही जाता है। तो दोस्तों, ये सभी काम कृष्णदेव राय के द्वारा किए गए थे। दोस्तों, इसके अलावा कृष्णदेव राय ने जल की पूर्ति के लिए, जो विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य में जल की पूर्ति के लिए एक कमलपुरम जलाशय का निर्माण भी करवाया था। और इन्होंने अपनी माता जी के नाम पर विजयनगर के पास ही एक उपनगर की स्थापना की थी, जिसका नाम था नगलपुरम। ये सभी काम विजयनगर में कृष्णदेव राय के द्वारा कराए गए थे। तो ये सभी कृष्णदेव राय की विशेषता है। इसके बारे में आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन
एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन पर इंपोर्टेंट का टिक लगा लो। दोस्तों अब हम समझते हैं व्यापार। जो विजयनगर साम्राज्य था उसमें व्यापार वगैरह किस प्रकार से किया जाता था। विजयनगर साम्राज्य में घोड़ों का व्यापार बड़े पैमाने पर किया जाता था। विजयनगर में सेना घोड़ों पर निर्भर थी, इसलिए विजयनगर के शासकों द्वारा मध्य एशिया से एवं अरब से घोड़ों का आयात किया जाता था। बड़े पैमाने पर घोड़े खरीदे जाते थे। और दोस्तों विजयनगर में जो घोड़े के व्यापारी रहते थे उन्हें कुदरई चेट्टी कहा जाता था। तो दोस्तों पूछा जाता है, कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कुदरई चेट्टी किसे कहा जाता है। तो विजयनगर में जो घोड़े के व्यापारी रहा करते थे उन्हें कुदरई चेट्टी कहा जाता है। और दोस्तों इसके अलावा विजयनगर मसालों के लिए, रत्नों के लिए और वस्त्रों के बाजारों के लिए प्रसिद्ध। यहाँ पर बड़े पैमाने पे इन सभी के बाजार लगा करते थे। विदेश से बड़े पैमाने पे व्यापारी इन बाजारों में वस्तुओं को खरीदने आया करते थे। विजयनगर की जनता समृद्ध थी। यहाँ की जनता बहुत ज्यादा पैसे वाली थी, किसी चीज की इनके पास कोई कमी नहीं थी, जिस कारण यहाँ पे जो जनता रहते थे उनकी जो डिमांड थी वो महंगी वस्तुओं की थी, जिस कारण विदेशी और महंगी वस्तुएं यहाँ पर बड़े पैमाने पे बेची जाती थी। उच्च व्यापार के कारण राज्य को उच्च राजस्व प्राप्त होता था, क्योंकि यहाँ की जनता समृद्ध थी दोस्तों, जिस कारण यहाँ पर जो राजस्व होता था, जो टैक्स होता था, वो टैक्स भी राजा को ज्यादा मिलता था, जिस कारण भी ये विजयनगर साम्राज्य इतना समृद्ध था, इतना ताकतवर हुआ करता था। दोस्तों अब हम समझते हैं कि विजयनगर की जल निकास प्रणाली कैसे थी। दोस्तों वैसे तो विजयनगर क्षेत्र चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ था, परंतु मुख्य जो राजधानी विजयनगर थी वो जल के स्रोतों से काफी ज्यादा दूर थी, जिस कारण वहां पर जल पहुंचाने के लिए जल व्यवस्था भी इसमें की गई थी। दोस्तों जल की उपलब्धता के लिए यहाँ पर जो तुंगभद्रा नदी थी, विजयनगर में एक नदी थी तुंगभद्रा नदी, ये नदी एक प्राकृतिक कुंड बनाते थे। जो तुंगभद्रा नदी थी एक प्राकृतिक कुंड बनाते थे, जिससे विजयनगर में पानी पहुंचाया जाता था। दोस्तों इस कुंड से कई सारी धाराएं वगैरह निकलते थे। उन धाराओं पर छोटे छोटे बांध बनाए गए थे कई सारे, और इन बांधों से पानी को जलाशयों वगैरह में लेके जाया जाता था। इन सभी हौजों में से जो सबसे प्रसिद्ध जो हौज थी, जलाशय था, उनमें सबसे महत्वपूर्ण था कमलपुरम जलाशय, जिससे पूरे राज्य में, पूरे राजधानी में पानी पहुंचाया जाता था। दोस्तों इन्हीं जलाशयों के साथ कुछ छोटे छोटे नहरों का भी निर्माण किया गया था, जो विजयनगर के अलग अलग क्षेत्रों में पानी की पूर्ति किया करते थे। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण नहर थी वह थी हीरिया नहर। दोस्तों कई बार पूछा जाता है विजयनगर की सबसे महत्वपूर्ण नहर कौन सी थी, तो दोस्तों विजयनगर की सबसे महत्वपूर्ण नहर थी हीरिया नहर। इस नहर के द्वारा राज्य में खेती की सिंचाई की जाती थी और सामान्य जनता तक पानी पहुंचाया जाता था। तो दोस्तों इस प्रकार से विजयनगर की जल व्यवस्था की गई थी। दोस्तों अब हम समझते हैं विजयनगर का स्थापत्य कैसा था। विजयनगर के जो भवन वगैरह निर्माण वगैरह कार्य था, भवन वगैरह किस प्रकार से बने थे, है ना, उनके बारे में समझते हैं। दोस्तों विजयनगर के सभी मुख्य प्रशासनिक जो केंद्र थे, बड़े बड़े जो राजमहल वगैरह बने हुए थे, वो इसके दक्षिण पश्चिमी भाग में बने थे। कहां पर बने थे? दक्षिण पश्चिमी भाग में बने हुए थे। यहाँ से सभी प्रशासन संबंधी कार्य किए जाते थे। दोस्तों इस क्षेत्र में लगभग 60 से अधिक मंदिर मिले हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि यहाँ के जो राजा लोग थे वो धर्म में विशेष रुचि रखते थे। इन क्षेत्रों में एक विशाल संरचना भी पाई गई है दोस्तों, जिसे राजा का भवन कहा जाता है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर 2 प्रभावशाली मंच थे, जिन्हें सभा मंडप और महानवमी डिब्बा कहा जाता है ना, जहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान वगैरह होते थे। इनके बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, तो पहले दोस्तों हम समझते हैं सभा मंडप। दोस्तों यह एक ऊंचा मंडप है। जो सभा मंडप है ये एक ऊंचाई पे बना हुआ है, जो चारों ओर से दोहरी दीवारों से घिरा हुआ है, और इसके बीच में एक गली है। चारों तरफ से डबल डबल दीवारें यहाँ पर बनाई गई थी, और इसके बीच में एक गली सी बनाई गई है। इसके बीच में कई सारे स्तंभ वगैरह खड़े किए गए हैं दोस्तों, और इन स्तंभों पर इस मंच की दूसरी मंजिल टिकी हुई है
है ना, एक ऊंचाई पर वो चबूतरा सा बनाया गया, दीवारें वगैरह खड़ी कर दी गई है और वहां पर कई सारे स्तंभ लगा दिए गए हैं। और उस स्तंभ पे दोस्तों इस प्रकार से जो चित्र में दिखाया गया है दोस्तों, इसे देख के समझते हैं। और इसकी जो दूसरी मंजिल है उस पे वो इन स्तंभों पर टिकी हुई है। और दोस्तों इसकी जो दूसरी मंजिल है वो इन स्तंभों पर टिकी हुई है। तो दूसरी मंजिल है उस पे जाने के लिए सीढ़ियां भी यहाँ पर बनाई गई है। इसमें सभी स्तंभ बहुत ज्यादा पास पास है, इसलिए इनके बीच में काफी कम खुला स्थान है दोस्तों। दोस्तों कम जगह होने के कारण इतिहासकार ये पता नहीं लगा पाए हैं कि इस मंडप का क्या कार्य था, ये किस काम आता था। तो ये अभी तक क्या बना पड़ा है, एक रहस्य ही बना पड़ा है। दोस्तों अब हम समझते हैं महानवमी डब्बा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आता है, महानवमी डब्बे के बारे में पूछा जाता है ना। 4 नंबर के या 8 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से। दोस्तों महानवमी डब्बा एक विशालकाय मंच है ना, यहाँ पर प्रतियोगिता वगैरह की जाती थी, तो एक विशालकाय मंच था यहाँ पर। ये 11,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैला हुआ है एवं इसकी और ऊंचाई की दोस्तों हम बात करें तो ये 40 फीट तक है। इसकी ऊंचाई 40 फीट तक है। इसका जो मंच है, इसका आधार है, इस पे चित्रकारी वगैरह की गई थी, कई सारे सुंदर सुंदर चित्र इस पे मिले हैं। और दोस्तों इसका उपयोग बड़े बड़े मेलों का आयोजन आयोजन करने के लिए किया जाता है। और मुख्य रूप से जो हिंदू त्योहार होते हैं जैसे दशहरा वगैरह, दुर्गा पूजा, है ना, 9 दिन का जो मेला वगैरह लगता है दशहरा वगैरह पे, है ना, उनके लिए ये इस मंच का प्रयोग किया जाता था। इस अवसर पर धर्म अनुष्ठान वगैरह किए जाते थे, जिनमें मूर्तियों की पूजा वगैरह होती थी, जानवरों की बलि वगैरह दी जाती थी, है ना, राज्य को जो अश्व वगैरह होते हैं उनकी भी पूजा वगैरह की जाती थी। इसी दौरान नृत्य, कुश्ती प्रतिस्पर्धा और शोभा यात्राओं का आयोजन भी किया जाता था। कई सारी प्रतियोगिता होते हैं जिनमें डांस वगैरह होते थे, कुश्ती, है ना, कुश्ती वगैरह करवाई जाती थी, है ना, इन सभी की प्रतिस्पर्धा वगैरह कराई जाती थी। और शोभा यात्रा वगैरह भी निकाली जाती है, जैसे 26 जनवरी पे निकाली वगैरह जाती है, ऐसे शोभा यात्रा वगैरह भी यहाँ पर निकाली जाती थी। त्योहारों के अंतिम दिनों में जो राजा अपनी सेना के नायकों का निरीक्षण करता, जो यहाँ का राजा होता था, वो त्योहार के अंतिम दिनों में जो नायक होते थे, है ना, जो सैनिक कमांडर वगैरह होते थे, है ना, इनका निरीक्षण करता था। वो जो नायक थे वो अपने राजा के लिए उपहार वगैरह भी इसी दौरान लेके आया करते थे। तो दोस्तों इस प्रकार से महानवीय डिब्बे का प्रयोग किया जाता था। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम अगला देखते हैं, कमल महल। दोस्तों कमल महल क्या है? दोस्तों कमल महल कमरे का आकार का एक महल है। इसका यह नाम अंग्रेजों द्वारा इसकी आकृति की वजह से रखा गया। दोस्तों इसकी जो आकृति है आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र में, ये कमल के आकार की है। तो इसी का ये आकार देखते हुए जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने इसका नाम कमल महल रखा था। यहाँ पर राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठकर सलाह मशवरा वगैरह किया करते थे। तो यही काम था इस कमल महल का। अगला दोस्तों हम समझते हैं इनके मंदिरों के बारे में। जो हमारा विजयनगर साम्राज्य है, इनमें जो कुछ मंदिर थे विशेष वैसे मंदिर, उनके बारे में समझते हैं। पहला है हजारा राम मंदिर। दोस्तों हजारा राम मंदिर विजयनगर के कुछ मुख्य मंदिरों में से एक है। ये बहुत ज्यादा विशाल काय मंदिर है। इसकी दीवारों की अगर हम बात करें दोस्तों, इसकी दीवारों पर रामायण के श्लोक लिखे पड़े हैं। रामायण के जो श्लोक होते हैं, जो दोहे वगैरह होते हैं, वो इस मंदिर पे लिखे हुए हैं, है ना, उकेरे गए हैं। इसी वजह से इसे हजारा राम मंदिर कहा जाता है, क्योंकि हजारों की संख्या में रामायण के यहाँ पर श्लोक है, जिस कारण से इसे हजारा राम मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से हमें पता चल रहा है दोस्तों कि ये भगवान राम का मंदिर। दोस्तों अगला हम देखते हैं विरूपाक्ष मंदिर। दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर विजयनगर का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर भगवान विरूपाक्ष की पूजा की जाती थी, उनकी आराधना की जाती थी, भक्ति वगैरह की जाती थी। विरूपाक्ष किसे कहते हैं? भगवान शिव को विरूपाक्ष के नाम से यहाँ पर पूजा जाता है। इन्हीं के लिए विरूपाक्ष मंदिर की रचना की गई थी। और यहाँ पर जो शिव की पत्नी पार्वती को यहाँ पर पंपा देवी के नाम से पूजा जाता है। ये मंदिर बहुत ज्यादा सुंदर है, विशाल है। इसके अलावा यहाँ इसका जो गोपुरम है
वो बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा विशाल है और बहुत ज्यादा सुंदर है दोस्तों। इसका जो गोपुरम है, इसका जो द्वार गेट है, इसका द्वार है, इसका जो गेट है, वो बहुत ज्यादा सुंदर बनाया गया है, बहुत ज्यादा भव्य बनाया गया है। दोस्तों अब हम समझते हैं विट्ठल मंदिर। विट्ठल मंदिर की क्या विशेषता है? विट्ठल मंदिर विजयनगर का एक विशाल मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर है। भगवान विष्णु को यहाँ पर विट्ठल के नाम से पूजा जाता है। इस मंदिर को रथ के आकार में काटकर बनाया गया है। ये रथ के आकार का मंदिर है, जैसा आप चित्र में देख सकते हो। रथ के आकार का मंदिर होने के कारण ये बहुत ज्यादा सुंदर मंदिर है। इसमें बहुत अच्छी तरीके से नक्काशी वगैरह की गई थी दोस्तों, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय शिल्प उत्पादन वगैरह पर कितना विशेष ध्यान दिया जाता था। तो दोस्तों ये सभी विजयनगर के प्रमुख मंदिर थे, जिनमें हजारा मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर है ना। अब दोस्तों हम समझते हैं विजयनगर की किलेबंदी। दोस्तों विजयनगर के किलेबंदी सबसे प्रसिद्ध है, सबसे महत्वपूर्ण है, एग्जाम के लिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे ध्यान से सुनना। दोस्तों विजयनगर में स्थित किलेबंदी के बारे में जानकारी हमें फारस से आए एक दूत अब्दुल रज्जाक के विवरण से प्राप्त होती है। अब्दुल रज्जाक ने एक दस्तावेज, एक ग्रंथ लिखा है, एक किताब लिखी है, उससे उसमें यहाँ की किलेबंदी के बारे में लिखा है। दोस्तों अब्दुल रज्जाक फारस का एक यात्री था, एक दूत था। उसने विजयनगर के किलेबंदी के बारे में अपनी किताब में लिखा है, अपने एक ग्रंथ में पूरा वर्णन किया है। उससे हमें विजयनगर के बारे में, उसकी किलेबंदी के बारे में पता चलता है। इसके विवरण के अनुसार विजयनगर में 7 स्तरों पर किलेबंदी की गई थी। दोस्तों किलेबंदी क्या होती है? बड़ी बड़ी दीवारों से पूरे महल को, पूरे नगर को घेरना किलेबंदी कहलाता है। दोस्तों इस किलेबंदी के अंदर मुख्य शहरों के साथ साथ खेतों, पहाड़ियों और आम जनता को भी घेरा गया था। दोस्तों किलेबंदी के स्तर समझते हैं। जो पहला स्तर था उसमें राजा के क्षेत्रों को घेरा गया था। जो राजमहल वगैरह थे, राजा के प्रमुख प्रमुख क्षेत्र थे, उन्हें घेरा गया था। दूसरे स्तर पर प्रशासनिक केंद्रों को घेरा गया था, है ना, जैसे जहां पर राजधानी वगैरह है ना, उन सबों को घेरा गया था। और दोस्तों तीसरे स्तर पर महत्वपूर्ण इमारतों को घेरा गया था। जो बड़ी बड़ी इमारतें वगैरह बनी पड़ती, मंत्रियों वगैरह की इमारतें वगैरह थी, उन्हें घेरा गया था, मंदिर वगैरह को, है ना। चौथे स्तर पर सामान्य जनता के क्षेत्रों को घेरा गया था। तो सामान्य आम नागरिक वगैरह होते हैं, इनके जो घर वगैरह होते हैं, उन्हें भी इस किलेबंदी के अंदर घेरा गया था। पांचवें स्तर पर खेतों को घेरा गया था, क्योंकि कोई भी विदेशी राजा वगैरह आता था दोस्तों, जो आक्रमण सबसे पहले खेतों पर करता था, ताकि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है किसी भी देश में, वो खाना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले जो राजा आते थे विदेश से, वो सबसे पहले इन्हीं खेतों पर आक्रमण करते थे। इसलिए इन खेतों को बचाने के लिए खेतों की भी किलेबंदी की गई थी। छठे स्तर पर फसलों को, जो फसलें वगैरह होती है, इनको भी वो करा गया। तो जो फसलें हम काट के एक जगह संभाल के रख देते हैं, उनकी भी किलेबंदी की गई थी। अंतिम स्तर पर सभी पहाड़ियों को घेरा गया था बड़ी बड़ी दीवारों से। तो इस प्रकार से 7 स्तरों पर किलेबंदी की गई थी। दोस्तों किलेबंदी करने के लिए दीवारों को बनाने के लिए फनाकार पत्थरों का प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार जैसे आप चित्र में देख सकते हो, जिस वजह से वे अपनी आकृति के कारण आपस में अटक जाते थे और दीवारों को मजबूती प्रदान करते थे। किलेबंदी के फायदे क्या थे दोस्तों? बाहरी आक्रमण से सुरक्षा हो जाती थी। कोई भी बाहर से जल्दी से आक्रमण नहीं कर पाएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी दीवारों को पार करना पड़ेगा, जो पार करना कोई आसान कार्य नहीं था, है ना। और इसमें भारी भारी गेट लगाए जाते हैं, जिनसे राज्य में अंदर आना और बाहर जाना बड़ा, है ना, उन्हीं गेटों के सहायता होता है। और जो गेट हमेशा बंद रहते थे, जो जान पहचान के लोग हैं उन्हीं के लिए गेट वगैरह खोले जाते हैं परमिशन के आधार पर, है ना। वो तो आपने देखा हो कई सारी मूवियों में। घुसपैठियों से सुरक्षा के लिए, है ना, इन दीवारों को बनाया जाता है। इसके अलावा दीवारों के अंदर अन्नगार बनाए गए थे, यहाँ पर अन्न को संरक्षित करके रखा गया था। अन्न क्या होता है दोस्तों? खाना। तो जो किलेबंदी थे, इनमें खाने को, खाद्यान्न वाली चीजें जो होती है, उन्हें संभाल के रखा गया था, है ना।
तो ताकि क्या हो, भुखमरी वगैरह कोई भी आक्रमण करने आए, भारी खड़ा रहे कितने भी दिनों तक, 1 महीने तक, 2 महीने तक, कितने भी दिनों तक भारी खड़ा रहे, क्योंकि पानी की व्यवस्था भी अंदर है, खाने की व्यवस्था भी अंदर है, हम बाहर निकलेंगे नहीं, हराओगे किससे तुम। तो ये इस प्रकार से किलेबंदी का ये फायदा हो जाता था। दोस्तों किलेबंदी की कुछ हानियां भी होती थी। ये एक अत्यंत खर्चीली व्यवस्था थी। इतने बड़े नगर को दोस्तों चारों तरफ से अगर बड़ी बड़ी दीवारों से घेरे गए तो कितना खर्चा हो, कितनी ईंटें लगेगी, कितने पत्थर लगेंगे, कितने सारे मजदूर लगेंगे, तो इसमें खर्चा तो बहुत ज्यादा होगा। तो ये एक बहुत ज्यादा खर्चीली व्यवस्था थी। इसका रखरखाव करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि कहीं से टूट रही है, कहीं से वो कर रही है, तो इसमें खर्चा होता रहता था हमेशा। तो वो भी बहुत ज्यादा क्या था, मुश्किल था, बहुत ज्यादा खर्चीला था। तो ये कुछ इसकी हानियां थी। दोस्तों किलेबंदियां क्यों की जाती है, ये आपको पता ही है। किलेबंदियां क्यों की जाती थी, विदेशी जो राजा वगैरह आते थे, दूसरे राज्यों से राजा वगैरह आते थे, तो दुश्मन सेना आते थे, उनसे बचने वगैरह के लिए यहाँ पर किलेबंदियां वगैरह की जाती थी। दोस्तों अब हम समझते हैं अमर नायक प्रणाली। अमर नायक प्रणाली क्या है? तो दोस्तों विजयनगर में प्रचलित अमर नायक प्रणाली दिल्ली सल्तनत में उपस्थित एकता प्रणाली से प्रभावित थी। दोस्तों विजयनगर में एक प्रणाली अपनाई गई थी, अमर नायक प्रणाली, वह दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से ली गई थी। दोस्तों अमर नायक प्रणाली होती क्या है? इसमें क्या होता है, जो राजा है वो सभी क्षेत्रों पर, तो राजा विजयनगर साम्राज्य तो बहुत बड़ा था, तो सभी की निगरानी अकेला राजा तो कर नहीं सकता। इसलिए राजा हर क्षेत्र में कुछ सैनिक कमांडर को, एक सैनिक कमांडर को स्थापित कर देता था, जो उस क्षेत्र में कर भरा लेने का काम करता था। इन्हीं सैनिक कमांडर को अमर नायक कहा जाता था। तो दोस्तों ये प्रणाली विजयनगर में दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से प्रभावित होकर बनाई गई थी। विजयनगर में स्थित सैनिक कमांडरों को अमर नायक कहा जाता था, जैसा मैंने अभी बताया। इन अमर नायक को राजा यानी राय द्वारा प्रशासन के लिए कुछ क्षेत्र दिए जाते थे। जो यहाँ पर राजा होते थे उन्हें राय कहते थे। वो ये राय जो राजा थे वो यहाँ पर इन अमर नायकों को कुछ क्षेत्र दिया करते थे। उन क्षेत्रों पर ये प्रशासन द्वारा किया करते थे। उन क्षेत्रों में स्थित जो किसान होते थे और व्यापारी होते थे उनसे अमर नायक कर लेते थे, टैक्स लिया करते थे, और इस कर का कुछ भाग वे अपने उपयोग के लिए रखते थे और अन्य कुछ भाग अपने घोड़ों और हाथियों का रखरखाव के लिए रखते थे। और जो बचता था, जो भाग बचता था, है ना, उसमें से कुछ हिस्सा मंदिर और सिंचाई के साधनों के रखरखाव के लिए भी खर्च किया करते थे। और फिर भी जो बच जाता था उसे राजा को देते थे, उसे राजा को भेंट के रूप में दिया जाता था। तो इस प्रकार से अमर नायक प्रणाली काम किया करती थी। दोस्तों अब हम समझते हैं कि इतना अच्छा, इतना समृद्ध विजयनगर साम्राज्य किस प्रकार से इसका अंत हुआ, किस प्रकार से इसका पतन हुआ, तो उसके बारे में समझते हैं। तालीकोटा का युद्ध और विजयनगर का पतन। दोस्तों 1565 में बीजापुर, अहमदगढ़ नगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेना ने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। ये तीन जो पड़ोसी राज्य थे, उत्तर, उत्तर पूर्व वगैरह में, इन सभी राज्यों ने एक साथ मिलकर विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। कब करा था? 1565 में। जबकि अब तक ये आक्रमण जो विजयनगर पर करते थे वो एक एक करके करते थे। अब इन्होंने एक साथ मिलकर विजयनगर पर आक्रमण कर दिया था 1565 में। इसी दौरान राजा राम राय विजयनगर के शासक थे। जब विजयनगर पर आक्रमण हुआ तो उस समय विजयनगर के शासक कौन थे? राजा राम राय। यह युद्ध तालीकोटा में हुआ था। जिस जगह पे ये युद्ध हुआ था दोस्तों उसका नाम था तालीकोटा, इसलिए इसे तालीकोटा का युद्ध भी कहा जाता है। और दोस्तों इस जगह पर कई सारे गांव ऐसे थे जहां पर ये युद्ध हुआ था। कहीं वहां पर कई सारे छोटे छोटे गांव थे जिन्हें राक्षसी तागड़ी के नाम से जाना जाता था। जो छोटे छोटे गांव थे यहाँ पर, उन गांव को राक्षसी तागड़ी के नाम से जाना जाता था। इसलिए इस युद्ध को राक्षसी तागड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। इन तीनों क्षेत्रों को जो मैंने बताया, बीजापुर, अहमदगढ़ और गोलकुंडा की जो सेना थी, इन सेनाओं ने एक साथ मिलकर जब हमला करा विजयनगर पर, तो विजयनगर की सेना हार गई और विजयनगर का पतन हो गया। जो जीते हुए जो लोग थे, ये तीनों साम्राज्य, इन्होंने क्या करा, विजयनगर को दबा के लूटा, जिस कारण विजयनगर का पतन हो गया। और 17वीं 18वीं सदी में विजयनगर पूरी पूरी तरीके से क्या हो गया, इतिहास से गायब हो गया।
तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।